गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ यादव। हम लोग बात करेंगे रीट में पूछे जाने वाले। देखो, हम लोग रीट के बारे में ही तो पढ़ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम हमें रीट का देना है। रीट में हम लोग बात करेंगे हिंदी की। अब कहेंगे सर हिंदी की में क्या? देखो भाई, रीट में हिंदी में आएगी हिंदी का शिक्षा शास्त्र। यहाँ आपसे पूछा जाएगा हिंदी का शिक्षा शास्त्र, समझ रहे हैं? मतलब जिसको हम लोग आप लोग कहते हो कि पेडागोजी पूछी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते चलूँगा, मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या। मतलब हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम ये पढ़ेंगे कि उससे आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा हिंदी पेडागोगी का पहला चैप्टर है, हम ये कह सकते हैं अधिगम और अर्जन। ये पहला चैप्टर है भाई, तो ध्यान समझेंगे। आपका पहला चैप्टर है, आज पहली क्लास है और पहला चैप्टर भी है, जिसका नाम है अधिगम और अर्जन। और सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग होती क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सर अधिगम का सामान्य अर्थ लगाते हैं सीखना। सीखना का मतलब आप या तो पढ़ रहे हो तब भी सीख रहे हो, अगर आप पढ़ा रहे हो तब भी सीख रहे हो। अर्थात लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, अधिगम एक ऐसा प्रोसेस है जो आप जब किसी को पढ़ा रहे होते तब भी सीख रहे होते हो, जब आप कुछ पढ़ रहे होते तब भी सीख रहे होते हो। कह रहा है कि सर अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक प्रमुख बिंदु है। बात तो सही है कि शिक्षण प्रक्रिया का एक बिंदु है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तब भी सीख रहे होते हैं और जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो भी सीख रहा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अर्थात अधिगम तभी अधिगम माना जाएगा जब पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों उससे सीखे हुए ज्ञान से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, तब ही उसे अधिगम माना जाएगा, अन्यथा उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। जैसे आपने किसी बच्चे से ये कहा कि बाबू आप कल से नहा धो के पूरा क्वेश्चन लर्न करके आओगे। अब वो गया ऐसा ही बिना नहाए धोए, ऐसे मैला कुचैला पैर के, नाक को बह रही थी, आ गया, तो वहाँ अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम का मतलब उसने आपने जो उसको सिखाया है, जो पढ़ाया है, उसमें कोई बात तो वो माने। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि उसमें स्थायी परिवर्तन हो सकता है कि रोज़ एकदम चकाचक नहा धुल के आए, या हो सकता है कि एक दिन बढ़िया से नहा धुल के आए मोटिवेशन टाइप, फिर दूसरे चौथे दिन से फिर शुरू हो जाए, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ। तो ध्यान समझना, अधिगम तभी कहा जाएगा जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। यदि अभिप्रेरणा, नशा, क्रोध, भावुकता आदि के वशीभूत होकर यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अर्थात अगर आप बीमार हैं, अगर आपने कोई दारू उरू पी ली है, गुस्सा में हैं, एकदम रो रहे हैं, और उसके कारण अगर आप अपने व्यवहार में आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसे कभी भी अधिगम नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी ने ये सिखाया है कि सबसे अच्छे से प्रेम से बात करो, अच्छे से बोलो, और आप जब दारू पी लिए हैं तो खूब एकदम प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि आपने अधिगम सीख लिया। ना भैया, उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप नशे में होकर वो प्रेम वाली बात कर रहे हैं। आप किसी को अनावश्यक रूप से गाली देने लगे, अर्थात आप क्रोध में रह के वो बात कर रहे हैं, आप क्रोध में रह के वो बात कर रहे हैं। अर्थात बीमार होना, कोई नशा करना, क्रोध, भावुकता आदि में अगर आप में व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। और लास्ट लाइन वो कहते हैं कि अधिगम वास्तव में अनुभव एवं प्रशिक्षण से के कारण आए व्यवहार परिवर्तन को कहा जा सकता है। कहा जाता है या कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे आपने कुछ अनुभव किया, ये काम सही है, ये काम गलत है, उसके कारण अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, अच्छी चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव चीज़ को छोड़ देना है, तब अगर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाता तब उसे कहेंगे अधिगम। मतलब हम ये एक लाइन में और आसान भाषा में आपको समझाएं। अधिगम का मतलब होता है कोई बच्चा गाली देता है, आपने उसे समझाया कि बाबू गाली नहीं देना है, वो बच्चा को लगा उसने दूसरे दिन फिर गाली दी कि देंगे, देखते काम मास्टर साहब कर लेते हैं, आपने 2-4 कंटाप घींच दिया, उसे लगा वो भाई अब अगर गाली दिए तो पिट जाएंगे। अब वो जानबूझ के, या ऐसे समझिए उसके लगा कि अनुभव उसे हो गया कि गाली देंगे, गाली देना गलत बात है, अब गाली नहीं देना, नहीं तो पीटे जाएंगे।
तो जिसके कारण उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया कि उसने गाली देना बंद कर दिया। अर्थात हम ये कहेंगे कि उसने अनुभव किया कि गाली देना गलत बात है, इस वजह से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई। आगे क्या कहता है कि भाषा जो होती है अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। भाषा विज्ञान के आचार्यों का वर्ग कहता है कि बालकों में भाषा को ग्रहण करने की सहज व स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मतलब ऐसा होता है, देखो बालकों में कोई भी भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, मतलब वो ऐसे समझ जाओ बच्चा एक तरीके से कोरा कागज होता है। आप उसे अंग्रेजी सिखाओगे अंग्रेजी सीख जाएगा, उर्दू सिखाओगे उर्दू सीख जाएगा, मतलब वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तो हमें और कोई भाषा सीखनी होती है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन बच्चा है तो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके वातावरण में उसके आसपास जैसा सब कुछ हो रहा होगा वो धीमे धीमे सीख जाएगा। समझ आए? आगे कह रहे हैं कि प्रायः 6-7 वर्ष के बालक एक से अधिक भाषाएं सरलता से सीख लेते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है निसंकोच अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। देखो कक्षा कह रहे हैं हम, अगर कोई 6-7 साल का बच्चा है ना, उसे आप कोई बात कहोगे ना तो वो पलट के जवाब देगा। जैसे आपने कहा कि अभी तुम्हें मार देंगे तो वो भी तुरंत कहेगा हम तुम्हें मार देंगे, एकदम तुरंत कहेगा भाई, मतलब निसंकोच वो अनुकरण कर लेता है। ओहो आप मारने की बात कर लो, हम भी मार देंगे। जब उसको पता नहीं होता कि मारना पीटना सही है गलत है, उसे नहीं पता था, बस उसको पता है अनुकरण। तो जो भी व्यक्ति आपकी नकल करने लगे, आपका अनुकरण करने लगे, वो जल्दी सीख जाता है। समझ आई? हम लोग जब बहुत मेच्योर हो जाते हैं 18-20 साल के बाद होते हैं, अनुकरण नकल करना छोड़ देते हैं ना। नकल कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। तो नकल नहीं करोगे सीखोगे कहाँ से? इसलिए नकल करना जरूरी है, लेकिन नकल के लिए क्या चाहिए? अकल चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए वापस आते हैं अपने अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव है कि अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। भाई याद कर लीजिए, कभी कभार तो ये परिभाषाएं डायरेक्ट पूछी गई। जैसे कह रहा है कि पील के अनुसार परिभाषा क्या होती है। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तब उसके हिसाब से याद करिएगा। जैसे पील कह रहे हैं कि भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है। कह रहे हैं भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है। अर्थात भाषा वातावरण के ही हिसाब से उस बच्चे को अच्छी लगने लगती है। अर्थात वो बच्चा जिस वातावरण में रहता है वैसी प्रकार की भाषा वो सीख जाएगा। तो अगर इसे याद करना है तो कैसे याद करेंगे कि इन्होंने यहाँ, इनका नाम है पील, और पील परिवर्तन की बात करते हैं। तो पा से पील, पा से परिवर्तन, पील से परिवर्तन। अब आगे आ जाओ, लिखा है स्लीनर, वो स्कीनर है, अब स्लीनर लिख दिया तो थोड़ा सा समझ जाइएगा। कह रहा है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य चलते फिरते हर चीज़ को सीखता है, अनुभव करता है, उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे? देख भाई, इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्कीनर। जब इनका नाम स्कीनर है तो ये स्वीकार करने की बात करते हैं। मतलब स्कीनर में भी आधा सा है, स्वीकार में भी आधा सा है। तो देखो आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा परिभाषा कैसे? बाबू आपको ना कुछ कॉमन, उतनी बड़ी परिभाषा तो कभी नहीं याद होगी, आपको नहीं, किसी को नहीं याद होगी। बस आप ये समझ जाइएगा कि उसमें कुछ कॉमन शब्द खोज लीजिए जो उनके नाम से मैच करते हों। हो सकता है दिमाग उस समय काम कर जाए, बस एक बार दिमाग काम गया 1 नंबर पक्के हो गए। बस ये ध्यान में रखिएगा। आगे गेट्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव को ही अधिगम कहते हैं। बात तो सही है। आगे वो हम लोग पीछे तो पढ़े थे ना कि अनुभव और प्रशिक्षण के कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो उसको अधिगम कहा जाता है। और क्रॉनबैक कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, क्रॉनबैक। और गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मतलब आपने कुछ व्यवहार किया है और उस व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो उसको सीखना या अधिगम कहा जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं भाई के याद कर लीजिएगा जो याद हो सके तो। उसके पीछे कारण ये है कि कभी कभी एग्जाम में एक तो परिभाषा पूछ देता है, बोलता है कि ये किसके अनुसार ये बात कही गई है। बस अगर इतना रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे देखेंगे भाई।
कह रहा है कि भाषा अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या होता है। भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जो निश्चित नियमों का अनुकरण करके विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। कोई भी व्यक्ति भाषा या किसी भी विषय के विभिन्न अंगों से जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कोई भाषा आप किसे, जैसे आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है ना, तो अंग्रेजी कैसे सिखाई जाती है? पहले आपको ए बोलना सिखाया जाता है, फिर बी, फिर जेड तक, फिर ए बी सी डी, फिर छोटे छोटे वर्ड, ऐसे करके आप इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है भाषा अधिगम प्रोसेस, या हम कह सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कह सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा सही है, तुम लोग अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती है ना। आगे आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब? आगे कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा या का परिणाम भी कहा जा सकता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। भाई देखो, वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा चंचल हो, सबसे ज़्यादा रोता हो, सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, वो जल्दी भाषा सीख जाता है। मतलब हम ये कहें, जो बालक जितना ज़्यादा चंचल होगा वो भाषा को उतना जल्दी सीखेगा। इसलिए वो बच्चे ना जो एकदम चुलबुले टाइप बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी सिखाओगे टाँ टाँ बोलते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो वही बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो उतनी जल्दी भाषा को सीख जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि परिवर्तन दृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है, या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवार हो सकता है। ये बात तो सही है कि भाई परिवर्तन नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। अधिगम के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। मतलब आप भाषा या कुछ भी आप तभी सीख पाएंगे जब वो आपके सामने आएगा। आपके सामने आएगा जल्दी सीख पाएंगे, नहीं आएगा तो देर में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे तभी जब वो आपके सामने आएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों मनोभावों को अभिव्यक्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक बालक जिस भाषा के परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहजपूर्ण अनुकरण करके सीख लेता है। तो बच्चे में अनुकरण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वो नकल बहुत जल्दी मान लेते हैं सब। आगे देखेंगे। अब देखो, लोग फिर वापस से वही है कि भाषा अधिगम से संबंधित कुछ विशिष्ट विचार, जैसे चोमुस्की कहते हैं बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये कहने की कोशिश करें, जब लड़का पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने अंदर ये क्षमता लेके आता है कि हम जब पैदा होंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे, अंग्रेजी में बतियाएंगे हैं कि हिंदी में बतियाएंगे कि भोजपुरी में बतियाएंगे, समझ रहे हैं? तो वो ये क्षमता लेके पैदा होता है। ये बात कौन कहता है? चोमुस्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के भाषाई विकास में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब वाइगोत्स्की अपनी परिभाषा में समाज को ज़्यादा मानते हैं। समझ रहे हैं कि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास समाज में ज़्यादा, समाज जिस तरीके की भाषा का यूज करता होगा बच्चा भी उसी तरीके की भाषा को बहुत आसानी से सीख सकेगा। जैसे आपके गांव में अगर कोई भोजपुरी बोलता हो तो उसमें पैदा होने वाला बच्चा भी भोजपुरी में ही बात करेगा। जैसे तुम लोग ए बाबू यहाँ आवा, जिसका मतलब बच्चा सीखेगा कि यहाँ आने को यहाँ कहा जा रहा है बाबू यहाँ आवा। बात समझ में आई? हाँ। स्किनर क्या कहते हैं भाई? बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। स्किनर ये कहते हैं कि बच्चा वही भाषा सीखेगा जो उसके मम्मी पापा, उसके आसपास के वातावरण में भाषा बोली जाती है। ये बात कौन कहता है? स्किनर कहते हैं। पियाजे क्या कहते हैं भाई? नाम है पियाजे, बहुत फेमस है। भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। ये संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? उसके मानसिक विकास के अंतर ही भाषा विकास आता है। मतलब जितना अधिक मानसिक विकास होगा बच्चा उतनी आसानी से भाषा को सीख सकेगा। तो चोमुस्की कहते हैं कि जन्मजात वाली बात करते हैं, वाइगोत्स्की समाज की बात करते हैं, स्किनर अनुकरण की बात करते हैं और पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई। अब आइएगा आगे की चीज़ों पे हम बात करेंगे। कह रहे हैं कि सर भाषा अधिगम की विशेषताएं। देखिए, भाषा आप सीखेंगे कब नहीं सीखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ से भाई कभी कभी कथन निष्कर्ष या फिर कोई कोटेशन देके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है, मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। मतलब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक भाषा होती है, वो जन्मजात होती है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसी समय उसके अंदर ये क्षमता होती है कि उसके आसपास वातावरण में मम्मी पापा घर वाले के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो आसानी से उसको सीख लेता है, पहली भाषा। अगला है, बालक भाषा को बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है।
कि हम अगर ये भाषा सीख जाएंगे तो लोग क्या बात करते हैं हम समझ पाएंगे, हम बोल पाएंगे, इसलिए वो सीखता है। भाषा अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है, बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। मतलब बच्चा भाषा तभी सीखेगा जब उसे सुनाई देगा कि आप अनार को क्या बोलते हो, आम को मैंगो बोलते हो कि आम को आम बोलते हो कि आम को आम्र बोलते हो। कौन सी भाषा में आप जैसा बोलेंगे, जो बच्चा छोटा है वो भी उसी भाषा में बात करेगा। आगे देखेंगे, भाषा बच्चे की बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। आगे कह रहा है कि बालक अपने परिवेश में वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। अंतःक्रिया द्वारा का मतलब ये हो गया कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपसे किस भाषा में बात करते हैं, वो आपस में किस भाषा में बात करते हैं, उसे ही बोला जाता है अंतःक्रिया। बालक को मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है। ये बात तो सही है कि भाई उसकी मम्मी किस, सबसे पहले बच्चा मम्मी के पास होता है, तो मम्मी जिस भाषा में बात करेंगे बच्चा उस भाषा ने सीख सकेगा। अर्थ निकालना, अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है ये सब। और भाषा एक अर्जित क्षमता है, मतलब बच्चा भाषा अर्जित करता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई भाषा नहीं आती है, लेकिन वो जिस समाज में पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, जिस गांव मोहल्ला देश में पैदा होता है, उसकी भाषा को धीमे धीमे अनुकरण करके सीख जाता है। तो अर्जित करता है उस समाज से, उस घर से, उस देश से वो भाषा अर्जित करता है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। सही बात है, समाज में जो भाषा बोली जाती है वो एक संपत्ति है। भाषा अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। मतलब बच्चा भाषा को सीख भी सकता है, भाषा को नहीं भी सीख सकता है। तो हो सकता है कि वो भाषा बच्चे को आसानी से समझ में आती हो सकता है नहीं समझ में आती हो। अब बात करेंगे भाषा अधिगम की कठिनाइयाँ, मतलब भाषा सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। सिंपल सी बात है भाई ना, जैसे हो सकता है, जैसे पहली चीज़ कह रहा है सीखने वाले का परिवेश। जैसे आप रहते हैं ऐसी जगह जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, आपको अंग्रेजी सीखने में तकलीफ तो होगी ना। अब एक तो भोजपुरी लड़का आपसे बात कर रहा है, जैसे पूछ रहा है हे तुम्हारा नाम काबा हो, तो आप कभी ये नहीं सीख पाएंगे व्हाट इज़ योर नेम, ये कभी नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा सीखने में तकलीफ होगी कि नहीं। आपका परिवेश ये डिपेंड करेगा कि आप वो भाषा आसानी से सीख सकते हैं कि नहीं। आपके आसपास अगर हिंदी बोली जाती तो आप हिंदी जल्दी सीख जाएंगे, आपके आसपास भोजपुरी बोली जाती है जल्दी सीख पाएंगे, अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन आपके आसपास उर्दू बोली जाती है, आप कहेंगे, आपसे कोई कहा है कि संस्कृत पढ़ के सुनाओ, संस्कृत में बोल के सुनाओ, आपका पसीना निकल जाएगा। इसका मतलब सीखने वाले का परिवेश। मानसिक अस्वस्थता, मतलब आप दिमाग से पागल हैं, आपका दिमाग कम है, कम क्षमता है, आप जल्दी भाषा नहीं सीख पाएंगे। भय युक्त वातावरण, भय युक्त मतलब डरावना वातावरण। जैसे हम अभी कोई हमसे भोजपुरी में बात कर रहा है और हम अंग्रेजी में बात कर दिए तो खींच के 2 कंटाप मार देगा कि बड़का अंग्रेज भाई हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो वो माहौल आपको डरा देगा, आप उसमें भाषा नहीं सीख पाएंगे। भाई कैसे सीख पाएंगे, आप खुद सोचिएगा। आपके आसपास हिंदी बोली जाती है, आप अंग्रेजी में किसी से बात किए, उसने 2 कंटाप जड़ दिया, कह गया अंग्रेज के पुत्र यहाँ क्या कर रहे हो तुम, भगो यहाँ से हैं, तो आपको डर लग जाएगा, भाई अंग्रेजी बोलनी ही नहीं है। समझ आई बात। अगला है, आगे कह रहा है कि शब्दों के संगत अर्थ के ज्ञान का अभाव। हो सकता है कि बातचीत के दौरान हिंदी बोलने बीच बीच में अंग्रेजी का वर्ड यूज कर देते हैं भाई, जैसे बहुत जगह होता है ना, जैसे हम बात करते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है। हो सकता है कि हमने किसी को एक्चुअली, अब वो समझे एक्चुअली भाई ये कौन सा वर्ड आ गया, तो हो सकता है उसे भाषा ना समझ में आए आपकी। मतलब आप हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी शब्द यूज कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता होगा कैसे समझ जाएगा, दिक्कत होगी कि नहीं। मतलब एक भाषा में बात कर रहे हैं तो एक ही भाषा में बात करिए। दोस्त यार होते हैं वो सब चलता रहता है भाई, कब मन करे भोजपुरी बोल देगा, मन करेगा हिंदी में बात कर लेगा, मन करे तो अंग्रेजी में बात कर लेगा, भरोसा ही नहीं होता कब के क्या कोई बोल जाएगा। ठीक है। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विकलांग मतलब आप अब बाय द वे ये मान लीजिए कि आप हो सकता है शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो आप भाषा कैसे सीख पाएंगे। जैसे हो सकता है शारीरिक रूप विकलांगता का मतलब हो सकता है दिमाग से आप विकलांग हो, तो आप कैसे सीख पाएंगे। हो सकता है आप कान से विकलांग हो, सुन ही नहीं पाएंगे तो बोल कैसे पाएंगे। समझ रहे हैं।
आप देख नहीं पा रहे हैं तो पढ़ कैसे पाएंगे भाई? भाषा कैसे सीख पाएंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ? सिंपल सी बात है ना। तो मतलब आप शारीरिक रूप से अगर दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आपको भाषा सीखने में कठिनाई होगी। संकोची स्वभाव का मतलब जैसे आपसे कोई किसी ने कहा कि अपना नाम बताओ, अब तुम बोल ही नहीं पा रही हो, संकोच करे, बोलेंगे ना बोले, अपना नाम बताएं कि ना बताएं। किसी ने पूछा कि ऐसा काम करो बेटा, अपने पापा का नाम बताओ, क्या तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुमके पापा का नाम लेंगे पापा मारेंगे, मम्मी का नाम ले लेंगे मम्मी मारेंगी। नहीं भाई, इस तरीके का संकोची विचार है तो भाषा आप सीख नहीं पाओगे। कुछ बच्चे होते हैं ना इस प्रकार के, आत्मविश्वास का अभाव, आपके अंदर ये डर लगता है कि हम बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, हमारी आवाज़ कैसी होगी, मोटी पतली अच्छी खराब, तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। उसको एकदम स्वतंत्र रहने दें, बोलने दीजिए तो सीख पाएगा। तो भाषा अधिगम की कठिनाइयों, मतलब भाषा सीखने में क्या क्या समस्या आ सकती है? तो परिवेश की समस्या आ सकती है, मानसिक वातावरण, संगत, विकलांगता, संकोची स्वभाव, आत्मविश्वास का अभाव, ये सब चीज़ें हैं जो भाषा सीखने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं। आगे देखेंगे, आगे आपसे क्या कह रहा है वो। देखो, आपसे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि भाषा अधिगम के संबंध में जीन पियाजे का दृष्टिकोण। देखो, जीन पियाजे अलग है, इनका मामला अलग है, इनको मैं बहुत डिटेल में CDP में पढ़ाया हूँ, वहाँ जाके पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो बस समझने थोड़ी सी भाषा के बारे में क्या है, स्पेशल छोटे से पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाषा अधिगम में संबंधित जीन पियाजे का दृष्टिकोण उसके संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा से पृथक नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही अंग है। बात तो सही है, ये बात उन्होंने पहले कही थी। संज्ञानात्मक विकास की सभी 4 अवस्थाएं, ध्यान रखेंगे 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? पहला देखिए, संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। उसके बाद अमूर्त संख्यात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद होती है। अर्थात जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है जो 0 से, मतलब बच्चा 0 से लेके 2 साल का है तो उसे बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, मतलब बच्चा उसमें जो भी सीखता है वो पेशियों के माध्यम से ही सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसको बोल देंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त का मतलब बच्चा देखेगा और सीख जाएगा, सुनेगा सीख जाएगा, मतलब उसके तो सामने सब कुछ हो। अमूर्त बच्चा हो सकता है कि सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करके आगे की चीज़ों को सीखे। आगे ये 4 अवस्थाएं हो गई। वस्तुतः भाषा अधिगम का कार्य होता रहता है, जहाँ चॉम्स्की बालक में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता को स्वीकार करते हैं, वहीं पियाजे उनकी इस अवधारणा को कतई सहमत नहीं है। उनके अनुसार सभी ज्ञान तंत्र इंद्रिय जनित मैकेनिज्म के माध्यम से ही निर्मित होते हैं। मतलब आपसे हो सकता है ये पूछे कि भाषा पे कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो एक मत नहीं है, तो नाम याद रखेंगे यहाँ पे। एक का नाम है पियाजे, एक का नाम है पियाजे, दूसरे का नाम है चॉम्स्की। ये भाषा के विचार पे एक दूसरे से सहमत नहीं है। वो कहते हैं वातावरण से सीखी जाती हैं और चॉम्स्की कहते हैं कि वो जन्मजात सीखता है। समझ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। आगे आपसे पूछेगा कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, मतलब आपको लैंग्वेज क्यों सीखनी है, क्यों समझना है, कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, भाषा संप्रेषण का परम साधन है, मतलब भाषा ही है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो कोई एक भाषा होनी चाहिए ना जिसको हम बोले तो आप समझ पाएँ, आप बोले हम समझ पाएँ। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ बोलें जो हमें समझ नहीं आया तो हम कहाँ से सीखेंगे, आपसे कुछ नहीं सीख सकते। तो बालक में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है, तो ये तो बात पहले क्लियर हो गई है। उसके इसी जन्मजात क्षमता को सुव्यवस्थित रूप से सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले वो बात करेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब ज्ञान के हिसाब से कैसा उद्देश्य होना चाहिए। भाषा ज्ञान की बृहद रास तक पहुँचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विज्ञान व तकनीक चाहे जितना भी विकसित हो जाए, इसका महत्व कभी भी कम होने वाला नहीं है। मतलब भाषा आपको पता है, जैसे आपको अंग्रेजी आती है तभी ना अंग्रेजी किताब आप पढ़ पाएंगे, तभी ना आपको ज्ञान होगा। अंग्रेजी आती नहीं है तो अंग्रेजी की किताब कैसे पढ़ेंगे, ये बात है। और कौशलात्मक
व्यवस्था। स्किल आप कैसे सीख पाएंगे? देखो, स्किल सीखने के लिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। चारों कौशल का नाम याद रखेंगे: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं सुबोपली। आप देखेंगे एक ट्रिक बनेगा आगे। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, पहले सुनना, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। इस तरीके से भाषा का प्रोसेस होता है, इस तरीके से भाषा का विकास होता है। अब देखो यहाँ नोट करके उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। इसमें बदलाव करने पर भाषा अधिगम सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अर्थात भाषा जब भी सीखेंगे, भाषा की बात जब भी आएगी तो उसमें सुनना सबसे पहले आएगा, उसके बाद बोलना आएगा, उसके बाद पढ़ना आएगा, उसके बाद लिखना आएगा। इसमें अगर आप परिवर्तन कर दिए तो अधिगम जो बच्चा सीख रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है अच्छे से और सीखने लगे, हो सकता है जो सीख रहा है वो भी ना सीख पाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे आइएंगे। 2 कौशल हो गए, तीसर के कौशल की हम लोग बात कर लेते हैं। तीसर का कौशल क्या है? तीसर का कौशल है रसात्मक उद्देश्य। ठीक है, तीसर का कौशल है मुन्ना रसात्मक उद्देश्य। किसकी बात करेंगे? रसात्मक उद्देश्य। देखो, कह रहा है कि साहित्य को संचित ज्ञान एवं रस आनंद का स्रोत कहा गया है। विभिन्न साहित्य विधाओं के रसास्वादन के लिए साहित्यकार सूक्ष्म भाव और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। अर्थात जब आप भाषा सीखे रहेंगे तभी ना उसके स्वाद को प्राप्त करेंगे। जैसे अगर कोई नॉवेल लिखा गया, अंग्रेजी में नॉवेल होता है, हिंदी में उपन्यास होता है, तो वो अगर वो भाषा आपको पता है तभी पढ़ के उस कहानी का आनंद ले पाएंगे ना आप। तो उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना, उसके लिए अधिगम तो जरूरी है ना। तो तीसर का विशेषता है रसात्मक उद्देश्य। चौथी विशेषता क्या है? सृजनात्मकता में प्रकटीकरण का उद्देश्य। आगे है कह कि भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सृजनात्मकता। भाषा शिक्षण के द्वारा लेखन की मौलिकता का विकास होता है। विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। देखिए, आप जैसे कोई चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस भाषा को आप लिख के बोल के तो ही बता सकते हैं, लेकिन आप वो सीखे ही नहीं तो बताएंगे कैसे? अब कह रहे हैं भाषा शिक्षण के संबंध में चौमस्की और पियाजे के विचार विपरीत है। बात तो सही है। चौमस्की कहते हैं कि बच्चा जन्मजात अधिगम सीख के आता है, जन्मजात उसके अंदर क्षमता होती है, जबकि पियाजे कहते हैं कि अधिगम जो संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। मतलब दोनों लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन दोनों लोगों की बात सही है, अपनी जगह दोनों लोग सही हैं। तो ये दोनों जने मान ना करा हो तो आप लोगों हम पियाजे से कह रहे हैं भाई, पियाजे से, कि आप दोनों जने मार मत किए, दोनों जगह सही है। भाषा अधिगम और अर्जन, कह रहे भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। भाषा अधिगम, देखो अब देखो अंतर क्या है। जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो अधिगम कहते हैं। जब उसे एक प्रोसेस के द्वारा सीखेंगे, क्रम से, कि जैसे आपने पहले सुना, फिर उसको बोला, फिर उसको लिखा, फिर पढ़ा, एक प्रोसेस के द्वारा भाषा सीखते हैं, तब उसे कहेंगे अधिगम। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि सीखने में बनी रहे। मतलब आपको अगर किसी बच्चे को कोई भाषा सिखानी है, हिंदी सिखानी है, आप उससे इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से उसे समझाएंगे कि उसे मज़ा आए, वो पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उसे हिंदी हो, कोई सर पे हिंदी पढ़ाए, तब वो जल्दी सीखेगा। अच्छा थोड़ी कि आप क्लास में गए, बच्चा देखते हैं आपको मूर्छित हो जाए, अरे यार ये आएगा, इनसे कौन पढ़ेगा, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। तो आप इतने स्वाभाविक बने कि बच्चा आपसे सीखने की कोशिश करे, आप इस तरीके से पढ़ाएं, इतना रुचिपूर्ण पढ़ाएं कि बच्चा बस सुने। और आप 2 घंटा पढ़ाएं तो बच्चा को बोरियत महसूस ही ना हो। आगे देखो, भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध है। ठीक है भाई, अब भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अधिगम तो आपको समझ में आ गया, मतलब हम लोग बात कर रहे थे भाषा अधिगम की, समझ में आ गया भाषा अधिगम क्या होता है। अब देखो भाषा अर्जन क्या होता है। कह रहे हैं भाषा अर्जन क्या होता है? मतलब किसी को अर्जित करना, मतलब वो पहले आपके पास थी नहीं, अब आप किसी से अर्जित कर रहे हो। जैसे भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। मतलब आप भाषा तभी सीख पाएंगे जब आपके मस्तिष्क में उतनी क्षमता होगी। आपके मस्तिष्क में उतनी क्षमता है तो आप भाषा सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है।
उसके आसपास जो वातावरण में जिस प्रकार की भाषा बोली जाएगी अधिगमकर्ता उस प्रकार की भाषा को बहुत आसानी से सीख लेगा। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया, इसके द्वारा कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा है उसके आसपास आप भोजपुरी में बोलते जाओ, भोजपुरी में बिना कहे वो धीमे धीमे सीख जाएगा। आपको उसको बहुत ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीमे धीमे सीख जाएगा। तो अचेतन मन, एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन। चेतन मन ऐसा होता है जो प्रत्यक्ष रूप देख के सोचता है। अचेतन मन ऐसा होता है कि उसे ये पता होता है कि उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, उसके बारे में हम फिर भी सोच लेता है, तो वो होता है अचेतन मन। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब जैसे बच्चा थोड़ा बहुत हिंदी बोलना जानता हो तो वो हिंदी बहुत जल्दी सीख जाएगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना जानता हो, थोड़ा बहुत परिचय हो तो वो जल्दी सीख जाए। लेकिन एकदम से भट्ट गंवा रहे हैं तो फिर कहाँ से सीख पाएंगे, फिर तो जिंगा लाला हु हो जाएगा ना। तो ये बात हो गई। भाषा अर्जन मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं से संबंध रखता है। बात तो सही है कि भाई आप उसी भाषा को आसानी समझ पाएंगे जो आपकी मातृभाषा हो और जो आपके क्षेत्र में बोली जाती हो। ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ रहे हैं बिहार में और आपको अंग्रेजी आ जाएगी। आप शुरू से अपने मम्मी पापा को माई और दादा नहीं बोलेंगे, डैडी मम्मी, हैं, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। सिंपल सी बात है। तो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भाषा आप सीख जाएंगे। आइए, तो ये था हमारा मतलब फैक्ट, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चनों को हम लोग कर लेते हैं मुन्ना सॉल्व। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम उन क्वेश्चनों को भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक काम करते हैं, प्रैक्टिस में अगले सेशन में कराऊंगा, इसमें नहीं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो तब भी बताएंगे, कमेंट लिखेंगे। बाकी अगले सेशन में किस प्रकार की वीडियो, कौन सा डाउट है ज़रूर लिखेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए। थैंक यू।